हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारे जो यूपीएससी ईपीएफओ की जो एपीएफसी और एओईओ का एग्ज़ाम है उसमें जो एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है इंश्योरेंस, उसको कवर करने वाले हैं। और जो ये हमारा लेक्चर होने वाला है वो टू द पॉइंट होने वाला है, बिल्कुल टू द पॉइंट होने वाला है। कुछ भी फालतू चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है सिर्फ वही पढ़ेंगे। अगर आप इंश्योरेंस को अगर पढ़ने बैठो तो पूरी पूरी काफ़ी किताबें पढ़िए जिनको आप पढ़ना चाहो, तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इंश्योरेंस पढ़ते रहो। तो हम वो नहीं करने वाले, हम टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिससे क्वेश्चन आएंगे। और आएंगे कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू आएंगे, कोई डेस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि आपको जाके कुछ लिखना है, अपनी ज्ञान वहाँ पे बांटना है कि मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। आपको बस एमसीक्यू टैकल करना है, चाहे आप कोई ट्रिक लगाओ, एलिमिनेट करो, या आपके पास जो भी नॉलेज है उसका यूज़ करके करो। आपको बस क्वेश्चन करना है, मेन मोटिव है जो हमारे मार्क्स लेना। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा इंश्योरेंस ख़त्म कर देंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आलतू फालतू चीज़ कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, इंश्योरेंस। उस एक सेकंड रुको। हाँ, तो इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन देखते हैं, और उससे पहले हमें देखते हैं डेफिनेशन और कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो ये इस कहता है, इंश्योरेंस कहता है इंश्योरेंस इज इक्वल टू रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म है जो रिस्क को ट्रांसफ़र कर देता है किसी एक से दूसरे पे, किसी का रिस्क कोई और उसकी क्षतिपूर्ति करता है। तो ये कहता है कि इंश्योरेंस इज ए मेथड ऑफ कंपनसेटिंग लॉसेज एक्सपीरियंस बाय एफयू बाय कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स, जो कि प्रीमियम होता है, फ्रॉम मैनी। ये कह रहा है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, तो इनका कुछ लॉस हुआ है, तो इसमें कुछ लोग या कंपनी जो भी कहे, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो इनको इनके जो लॉस है उनको कवर करेगी। वो कवर कैसे करेगी? ये बहुत सारे लोगों से कुछ छोटी फीस लेके, छोटा अमाउंट लेके ये ले लेंगे और इनको कवर कर देंगे इससे, कि जो बहुत सारे लोगों से लेके, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, उस अमाउंट से ये इन कुछ जो छोटा सा इनका लॉस हुआ है उसको कवर कर देंगे। यही इंश्योरेंस है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? लॉसेज ऑफ फ्यू शेयर्ड बाय मैनी। कुछ लोगों का जो लॉस है वो बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है, ये इंश्योरेंस है। और मॉडर्न इंश्योरेंस फ्रेमवर्क क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क फ्रॉम इंश्योर टू इंश्योरर। यहाँ पे इंश्योर्ड क्या है? जो पॉलिसी लेता है। इंश्योरर क्या है? जो पॉलिसी देता है। ये आगे हम टर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देख लेंगे। इंश्योर, मान लो कि राम है, इसने कोई इंश्योरेंस लिया, और मान लो एक्स वाई जेड कंपनी से इसने इंश्योरेंस लिया, तो राम क्या है? इंश्योर्ड है, और इंश्योरर कौन है? एक्स वाई जेड कंपनी है, जो उसका डैमेज जो भी होगा उसको उसकी क्षतिपूर्ति जो भी करेगा। ये गवर्नड किससे होता है? ये मॉडर्न इंश्योरेंस फ्रेमवर्क में क्या, कौन किसको बताया? गवर्नड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। रेगुलेट किससे होता है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 सॉरी। तो अर्ली इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस, ये देखो इसका थोड़ा हिस्ट्री कैसी है। द इजिप्ट एंड चाइना में 3000 बीसी में कुछ ट्रेडर्स होते थे जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कार्गो को अक्रॉस मल्टीपल शिप्स टू रिड्यूस रिस्क। कि मान लो उनका कोई 100 पैकेट का सामान है, मान लो कोई किसी को शिप से उनको 100 पैकेट भेजने थे, वो क्या करते थे? एक जहाज़ में 100 पैकेट जा सकते थे, लेकिन वो नहीं भेजते थे। मान लो अगर जहाज़ ये वाला डूब गया तो 100 के 100 एक बार में गए। वो क्या करते थे? जैसे अलग अलग शिप्स में, 10 एक शिप में, 10 एक शिप में, ऐसे करके 10 शिप भेजते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 डूबेंगे, 8 तो फिर भी बच जाएंगे, 80 पैकेट तो फिर भी बच जाएंगे। तो ये भी एक पुरानी प्रैक्टिस थी जो कि इंश्योरेंस का नाम दे देते थे। और एक बॉटमरी बॉन्ड्स जो कि 4th सेंचुरी बीसी में करता। इसमें क्या होता था? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या होते थे इसमें, कि जो शिप ओनर्स है ना, वो लोन लेते थे और गिरवी क्या रखते थे? शिप्स को ही गिरवी रख देते थे। अब विद लोन मारीटाइम मेरी टाइम इंटरेस्ट रिपेड ओनली इफ शिप रीच सेफली। तो इसमें क्या होता था? जैसे ये एक व्यापारी है और एक कोई ये लोन देने वाला है, तो ये जाता था इसके पास और इससे लोन ले लेता था। लोन लेता था, इनकी शर्त ये होती थी कि भाई मैं तुझे जो लोन दे रहा हूँ वो तेरे शिप को गिरवी रख रहा हूँ एक तरीके से। अब ये शिप पे हक मेरा है, ये मान ले, एक बार के लिए मान लो कि शिप पे लोन देने वाले का हक हो जाता था, और वो इसको कुछ पैसे दे देता था जो इसको लोन चाहिए होता था। अब वो शिप को भेजता था, शिप जा रहा है भाई, और शिप अगर मान लो बीच में डूब गया,
शिप डूब गया, ये जो लेने वाला था लोन उसका शिप था वो डूब गया, तो ये जो उसको लोन वापस करना था ये वापस नहीं करेगा, ये लोन कैंसिल हो जाएगा। अगर शिप सेफली वापस आ जाता है, सेफली पहुंच जाता है, उसका जो भी मोटिव था जाने का आने का वो पूरा हो जाता है, तो इस केस में वो उसको लोन वापस कर देता, जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट होता था उस बेसिस पे। तो ये भी एक प्रैक्टिस थी इंश्योरेंस की एक तरीके से। ठीक है, अब देखो एल के बारे में देखते हैं हम थोड़ा। एल जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, 1956 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, और एल एक्ट के अंडर हुआ था। और हुआ कैसे था, 245 प्राइवेट इंश्योरर्स थे, इनको एक यूनिफाइड एंटिटी बना दिया और सबको मर्ज कर दिया किसमें, एल में 1956 में। प्री इंडिपेंडेंस एरा, ओरिएंटल, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरर प्राइमरीली सर्विंग यूरोपियंस। ये एक पॉइंट है। पहला कौन सा था सबसे पहले, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सुंदरनाथ टैगोर। ये फैक्ट्स है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं ईपीएफओ में ना, ऐसा ही तो कहीं और पूछ ले जाते हैं कि जो हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी थी वो कौन किसने फाउंड की थी, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। और पहला जो इंश्योरर था वो कौन था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब एल का ही थोड़ा देखते हैं। 2022 में इसका आईपीओ आया था। तो एल IPO become India's largest, raising over 21,000 crore with AUM reaching 46 लाख करोड़ by 2023। तो ये सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया था, जिसने 21 करोड़ रुपए की फंड रेज की थी आईपीओ में। अब इसका मोटिव क्या है, रूरल एक्सपेंशन, स्प्रेड इंश्योरेंस कवरेज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज अक्रॉस इंडिया। ये ठीक है, सिंपल है। नेशनल डेवलपमेंट, मोबिलाइज फंड्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी मान लो ये प्रीमियम लेते हैं और कुछ भी पैसे लेते हैं, उससे क्या करते हैं, डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट में भी काम आते हैं, इसलिए इसको इनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इन्वेस्ट करें। मान लो एल पैसे ले रहा है, उनको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा है, अब सरकारी बॉन्ड से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और पॉलिसीज़ आ रही है। ये सब क्या है, इसमें देश की जो ग्रोथ है वो भी होती है। अफोर्डेबल कवरेज, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवर एट अफोर्डेबल रेट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। एक मामूली सी प्रीमियम लेते हैं और एक बड़ा सारा उनको कवरेज दे देते हैं, बस ये अफोर्डेबल कवरेज। इंश्योरेंस, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, अरे यार मत करो कॉल अभी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी हिस्ट्री देखो थोड़ा। फॉर्म्ड 1972 अंडर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, ओरिजिनली कंट्रोल्ड फॉर सब्सिडरीज। कौन कौन सी, यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल एंड नेशनल इंश्योरेंस। पोस्ट 2000 ट्रांसफॉर्म इनटू इंडियन री इंश्योरेंस। री इंश्योरर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें इंडियन री इंश्योरेंस में। IRDAI, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, जो क्या कौन है, द रेगुलेटर इसको बोलते हैं। IRDAI, जो भी इंश्योरेंस वगैरह की जो भी कंपनीज की सब है, ये सब चीज़ें रेगुलेट कौन करता है, IRDAI। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1999 में, बेस्ड ऑन मल्होत्रा कमेटी 1993। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये 1999 में बनी थी। स्टेटरी स्टेटस को कब मिला, 2000 में मिला। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, 2001 में कहाँ था, हैदराबाद में था। इसका जो कंपोजिशन है वो उसमें क्या है, एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी लेने वाले लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। प्रमोट एंड रेगुलेट, जो भी ग्रोथ ग्रोथ के लिए इनको इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट करती है, लोगों को प्रमोट कर अवेयरनेस लाती है, और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको रेगुलेट करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरेंस ऑपरेशंस। ट्रांसपेरेंसी वगैरह का और स्टेबिलिटी का ये मेन ब्रिज की तरह काम करता है इंश्योरेंस, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, IRDAI। अब गवर्नमेंट इंश्योरेंस पेंशन स्कीम से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें देखो, PM सुरक्षा बीमा योजना जो 2015 में आई थी, और इसका प्रीमियम इसको करेक्शन कर देना थोड़ा, 20 रुपये, इसका 20 रुपये पर ईयर। तो और इसमें कवरेज क्या होता है, 2 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ और 1 लाख तक का पार्शियल डिसेबिलिटी
इसमें कवर किया जाता है। एज ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है, इस किसी एग्ज़ाम में पूछा भी था कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका एज ग्रुप क्या था, उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, तो उसमें 18 से 17 वर्ष का ये था। ऑटो डेबिट फैसिलिटी, ऑटो डेबिट फैसिलिटी क्या है, मतलब जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है आपको कि आप इसका लाभ लेना चाहेंगे, ऑटो डेबिट करवाना चाहेंगे, तो अगर आप इस पे यस कर देते हो, वैसे मोस्टली बैंक अपने आप ही कर देते हैं इसको, मेरे भी हो रहा है, हर साल पैसे कट जाते हैं। ठीक है, अभी इतना सा अमाउंट जा रहा है तो, लेकिन कुछ भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन ठीक है चल रहा है तो ऑटो, और बैंक अकाउंट से क्या है आपके अपने आप पैसा कट जाता है। ऐसे ये भी ऑटो डेबिट है, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी पैसे कट जाते हैं। ये भी 2015 में आई थी, इसका 436 रुपये ईयरली प्रीमियम है, 2 लाख रुपए तक का एनी कोज डेथ, 2 लाख रुपए तक का इसको नॉमिनी को या किसी को अगर डेथ हो जाती है तो मिल जाता है। इसमें एज ग्रुप क्या है, 18 से 50 ईयर्स, रीन्यूएबल एनुअली, इसका हर साल पैसे कटते हैं। आयुष्मान भारत ये सब आप जानते ही हो, 2018 में आई थी, कोई कवरेज नहीं, प्रीमियम नहीं है, फ्री है, 5 लाख रुपए तक का एक फैमिली को ईयरली उसको कवरेज मिल जाता है। इसमें 10.74 करोड़ फैमिली, लगभग 50 करोड़ लोग इसमें इंश्योर्ड है। पीएम फसल बीमा योजना, इसमें क्या है 2016 में आई थी, तो ये प्रीमियम क्या है 2%, मान लो आपकी कुछ फसल है, मान लो 100 रुपये की थी, तो इसमें 2 रुपये, 2% 2 रुपये तक का उसका प्रीमियम होगा। ऐसे ही 1.5% अगर रबी की फसल है तो 1.5% उसका प्रीमियम होगा। क्रॉप लॉस कवरेज, ये जो भी आपका फसल का लॉस होता है उसको कवर करती है। ठीक है, और इसके की फीचर्स क्या है, यूजेज ड्रोन, एआई फॉर असेसमेंट, ये 2016 में आई है, तो थोड़ा मॉडर्न चीज़ों को प्रमोट करती है फसल के लिए, फसल वो खेती के लिए। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि 12-20 रुपये का यार, 20 रुपये से 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन, और ये आयुष्मान भारत का हो गया। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है इंश्योरेंस में तो ज़्यादा 99% चांस होते हैं कि इस चीज़ से बने, जो हमारा ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। उसमें ऐसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे कि कोई सिचुएशन दे दी और उसमें कहेगा कि ये कौन से प्रिंसिपल, इंश्योरेंस के कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो देखो प्रिंसिपल टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हम, 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। तो पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, जो इसका कुछ ये इस कीवर्ड दिया हुआ है, ये ओरिजिनल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये क्या कहता है, हिंदी में कहते हैं इसको सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जो बीमा करता है और जो बीमा धारक है, मतलब जो इंश्योरेंस दे रहा है और जो इंश्योरेंस ले रहा है, दोनों को क्या है, जो सभी जो फैक्ट्स है उनको सच्चाई के साथ उनको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, उनको कुछ छुपाना नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इफ़ यू हाइड डायबिटीज़ बाइंग हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरर कैन डिनाई क्लेम ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर। मान लो आपने हेल्थ पॉलिसी ली है किसी की, तो आपने नहीं बताया उसमें कि आपको डायबिटीज़ है और आपकी डेथ हो जाती है और ये पाया जाता है कि आपकी डायबिटीज़ थी, तो उसमें इंश्योरर उस क्लेम को मना कर सकता है कि इसमें इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया था, अटमोस्ट गुड फेथ को। दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें हिंदी में कहते हैं इसको बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, कानूनी तरीके से उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। यू कैन इंश्योर योर स्पाउस लाइफ बट नॉट सेलिब्रिटीज़ लाइफ। ये या एक तरीके से मान लो कि आप अपने घर का इंश्योरेंस ले सकते हो, पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस नहीं लेना, कि आप मान लो कि इसका भी प्रीमियम दे रहे हो, अगर इसको कुछ हो जाता तो आप इसका भी कवरेज लो, नहीं, आपका लीगल इस पे लीगली आप इसके ऑनर होने चाहिए, तभी आप इस पे इंश्योरेंस ले सकते हो, ना कि पड़ोसी के घर पे। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और तीसरा आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी को हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षति, इसमें क्या होता है, मान लो आपने कुछ इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो आपका जो टोटल लाख, मान लो आपने 5 लाख रुपए तक का आपका आपने इंश्योरेंस लिया और आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, कुछ भी हुआ उसमें 2 लाख रुपए तक का आपको लॉस हुआ, लेकिन आप क्लेम कर रहे हो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये गलत है। ये इंडेमनिटी का जो हमारा प्रिंसिपल है उसका वायलेशन करता है, कि ये जो इंश्योरेंस है वो आपकी क्षतिपूर्ति के लिए, आपके कंपनसेशन के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है।
ठीक है। और सबरोगेशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? सबरोगेशन प्रिंसिपल इसको हिंदी में कहते हैं यार अधिग्रहण का सिद्धांत कहते हैं, आई गेस। अधिग्रहण, हाँ, अधिग्रहण का सबरोगेशन मतलब अधिग्रहण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो बीमा कंपनी का, मान लो कोई बीमा कंपनी है, वो आपको कुछ लॉस हुआ, वो क्लेम लिया आपने, उसका उसने पे कर दिया बीमा कंपनी में। अब वो किसी तीसरे व्यक्ति से उसको पास उस वसूलने का, तीसरे व्यक्ति से वसूलने का उसका कानूनी अधिकार है, अगर वो कुछ गड़बड़ करता है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ये लॉस हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ तो क्या होता है, इट इट कैन शो द नेग्लिजेंट ड्राइवर टू रिकवर कॉस्ट। मान लो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा था आपने, और आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब आपने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, आपको क्लेम मिल गया, अब कंपनी ने आपको क्लेम तो दे दिया, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ था। ये इसको टाला जा सकता था, ये नहीं होता अगर ड्राइवर ये गलती नहीं करता तो अब ये कंपनी के पास अधिकार है कि भी जो इसने क्लेम दिया है उसको वो इससे वसूल ले, ड्राइवर से वसूलते इसकी, क्योंकि इसकी गलती की वजह से ये लॉस हुआ था। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, यहाँ पे छठा, 1 2 3 4 5 6, यार कुछ रह गया शायद। ठीक है, मैं देखता हूँ फिर। कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल टू हेल्थ पॉलिसी कवरिंग सेम हॉस्पिटलाइजेशन ईच पेज प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ क्लेम। ये कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो आपने किसी एक ही चीज़ के लिए जगह थोड़ी सी मिटा देता हूँ मैं इसको, ये इसकी बात कर रहे हैं हम कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की। मान लो आपने किसी एक चीज़ के लिए दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, ए से और बी से। अब आप इसमें प्रीमियम पे कर रहे हो, एक को पे कर रहे हो मान लो आप 2 रुपये, और एक को 8 रुपये पे कर रहे हो, और आप क्लेम कर रहे हो 100 रुपये। तो अब 100 रुपये का अगर आपको कवरेज मिल रहा है, तो आपने 2 और 8 के इसमें प्रीमियम भरा है, तो 20 रुपये ए देगा और 80 रुपये बी देगा, ये प्रोपोर्शन में होगा। ये नहीं है कि आप ए से भी 100 रुपये ले लोगे और बी से भी 100 रुपये ले लोगे, नहीं, ये प्रोपोर्शन में होगा। ये कहता है कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। प्रॉक्सीमेट कॉज, प्रॉक्सीमेट क्या होता है? मान लो कोई आपको लॉस हुआ, उसकी मान लो आपके जो आपने किसी गोडाउन का इंश्योरेंस करवा रखा था, और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ पे आग लग गई, फायर हो गई। अ, आग लगने की वजह से कुछ नुकसान हुआ, वहाँ पे मान लो एक कैन रखा था पेट्रोल का, और अब उसमें भी आग लगी, उससे थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया। तो प्राइमरी रीज़न क्या है? आग लगना था, शॉर्ट सर्किट था, तो इसी चीज़ का वो कवरेज देंगे, ना कि इसकी वजह से जो लॉस हुआ। जो प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब जो मेन कारण है, मेन कारण से जो लॉस हुआ है उसी को वो कवर करेंगे। और एक प्रिंसिपल और है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 ही आए इसमें, एक रह गया, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करके 7th लिख देता हूँ मैं। लॉस मिनिमाइजेशन है ये, लॉस मिनिमाइजेशन, ये एक प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि जो जिसने मान लो ए ने पॉलिसी ले रखी है, कंपनी है XYZ, इससे पॉलिसी ले रखी है, किसी इस कोई ये इसका एक कोई चीज़ है जिस पे इसके इसने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अब इसका कुछ लॉस हो जाता है, तो मान लो इसने 100 रुपये का कवरेज ले रखा है, कुछ प्रीमियम देके। तो ए चाहता था, अगर ए चाहता तो ये 100 रुपये के लॉस की जगह ये 80 रुपये का लॉस करवा सकता था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। तो एक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ लॉस मिनिमाइज़ करने की चीज़ें का बंदोबस्त करे। मान लो ये 80 रुपये का लॉस तक वो करवा सकता था, 20 रुपये का वो बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो ये गलत है। ये इस प्रिंसिपल, लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल का वायलेशन है। जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोशिश करनी चाहिए लॉस मिनिमाइज़ करने की। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल में, इंश्योरेंस में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस जो 7 है। अब देखो, दो टाइप के इंश्योरेंस थे, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और एक जनरल इंश्योरेंस हो गया। तो लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से आते हैं? एक तो आ गया टर्म प्लान, एक होल लाइफ प्लान, एक इंडोमेंट प्लान, एक ULIP हो गया, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो गया, एक एन्यूटी प्लान हो गया, और एक चिल्ड्रन एंडोमेंट प्लान हो गया। ULIP को कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये क्या होता है अब हम देखते हैं, सारे देखते हैं। टर्म प्लान क्या है? प्योर रिस्क कवर, cheapest option if insured dies during 20-year term, nominee receive full sum assured, no maturity benefit। ये टर्म प्लान क्या होता है? इसमें मान लो आपने टर्म प्लान लिया, तो इसमें 20 साल का मान लो ये टर्म प्लान था, 20 ईयर टर्म प्लान। तो इसमें आपको जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो मान लो आपने टर्म प्लान लिया और आपकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसमें जो नॉमिनी है उसको ये पूरा मिल जाता है। तो ये सिर्फ डेथ पे होता है, इसका कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। ये नहीं है कि आपने ले लिया और 20 साल का लिया, 20 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं, आपकी डेथ हो रही है तो ही आपको वो मिलेगा। होल लाइफ प्लान क्या होता है? कवर्स एंटायर लाइफ, पॉलिसी कंटिन्यूस टिल डेथ एट एनी एज, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एस्टेट प्लानिंग पर्पज। ये पूरी लाइफ का एक प्लान होता है, तो ये पूरी लाइफ को कवर करता है। ये डेथ तक, आपको डेथ के बाद भी आपको मिलता है, ठीक है, जो नॉमिनी होता है उनको। एंडोमेंट प्लान क्या होता है? इसमें होता है इंश्योरेंस भी होती है और सेविंग भी होती है। इफ़ इंश्योर्ड सर्वाइव्स पॉलिसी टाइम, मैच्योरिटी अमाउंट इज पेड अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड बोनस। इसमें जो भी मैच्योरिटी टाइम होता है, तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस तो आपका हो ही रहा है, साथ में सेविंग भी होती रहती है एंडोमेंट प्लान में, कि जो कुछ सेविंग्स आपकी जो भी हुई है वो अब मैच्योरिटी पे आपको मिल जाती है। और यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में कहता है इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। इसमें सिर्फ सेविंग होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इंश्योरेंस तो वही, साथ में इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फंड, म्यूचुअल फंड्स में या मार्केट में आप अपनी इच्छा से भी उसको मॉडिफाई करवा सकते हो, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह से भी होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये क्या है, स्पाउस और पार्टनर्स द्वारा ली जाती है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, इसने हस्बैंड और वाइफ है, इन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है। मान लो वाइफ की डेथ हो गई, तो इसको जो भी इसका सम है, जो भी एश्योर्ड जो भी पैसा है, वो हस्बैंड को मिल जाएगा। एन्युटी प्लान क्या होता है? इसमें रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए होता है ये एन्युटी प्लान। जैसे कि कुछ उन्होंने ये प्लान लिया, और ये अर्ली फेज़ में लेना पड़ता है कि आपने इस एज में, मान लो आपने 23 की उम्र में ले लिया, अब आप 60 पे जाकर रिटायर कर रहे हो, तो यहाँ पे ये मैच्योर हो गया, तो आपको जो भी आपका मंथली पेंशन है वो इससे मिलने लग जाएगी। चिल्ड्रंस एंडोमेंट, ये पेरेंट्स लेते हैं, ये एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जो पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंस को इंश्योर करने के लिए, जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको गारंटीड रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो बेसिक प्लान्स है जो आपको इनकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अब जनरल इंश्योरेंस कौन होते थे? एक हेल्थ इंश्योरेंस है, जो सब जानते होंगे आप। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह बिल में आपको जो कैशलेस फैसिलिटीज़ मिलती है। एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है, मान लो आपके घर में ज्वेलरी रखी है, आपने उसका इंश्योरेंस कर रखा है, अब इस करवा रखा है, अब वो ज्वेलरी चोरी हो जाती है, तो आपको उसका जो भी कवरेज लिमिट आपने जितने भी कराई थी वो आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ की ज्वेलरी रख रखी है तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। आपने मान लो बहुत छोटा प्लान ले रखा है, 1000 रुपये का प्लान रख रखा है जो कि 1 लाख रुपये कवर करता है, तो आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे, ना कि 1 करोड़ रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से लोन इंश्योरेंस काम होता है। एक लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है, फॉल्टी प्रोडक्ट, इंजस्ट कस्टमर, इंजस्ट कवरेज, लीगल कॉस्ट, फुल डैमेज। मान लो कुछ आपने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस करवा लिया आपने, अब वो गड़बड़ थी उसमें, कुछ वो ख़राब हो गया, तो उसमें जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको उसको क्लेम, आपको कवरेज दे देगी। और जो भी, अब वो किससे वसूलेगी? उस कंपनी से वसूलेगी, तो उसमें जो उसका खर्चा लगा है उसको काट के बाद में अगर मिल जाता है तो उसको वापस इसको दे देगी, जो भी इसका, जिसने इसका इंश्योरेंस करवाया था। एक सोशल इंश्योरेंस होता है, ईएसआईसी। ईएसआईसी हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है ईएसआईसी का, ईएसआईसी एक्ट का। तो इसमें जो भी है, मतलब इलनेस वगैरह, डेथ, फ्यूनरल, इसमें सब कवर होता है। काफ़ी बड़ा एक्ट है, जो जिसकी वीडियो लेबर लॉज के सेक्शन में पढ़िए, ईएसआईसी एक्ट करके। फायर इंश्योरेंस, आग की वजह से अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। मैरीन इंश्योरेंस कहता है शिप वगैरह जो सामान लेके जाते रहते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, उसमें भी कुछ कवरेज प्रीमियम के आधार, एक्चुअली जो प्रीमियम होता है उसके आधार पे सब कुछ डिसाइड होता है। जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना ज़्यादा कवरेज होगा। तो आप एक तरीके से जो कह सकते हो कि जो प्रीमियम है वो डायरेक्टली कवरेज के
प्रपोर्शन में होता है। जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना ज़्यादा कवरेज होगा, या उल्टा कह लो जितना ज़्यादा कवरेज होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। मोटर इंश्योरेंस, कार वगैरह का इंश्योरेंस ये सब मोटर इंश्योरेंस हो जाता है। एक री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट होता है, री इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको जीआईसी, स्टार्टिंग में हमने जीआईसी पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था, ये रहा कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा जीआईसी। तो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2000 में, ये 2000 के बाद ये ट्रांसफर किस में हो गया, इंडियन री इंश्योरर में हो गया। अब ये री इंश्योरर क्या होता है, ये देखो कि इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, कोई भी XYZ कंपनी है, इसने खुद का इंश्योरेंस करवा रखा है कि मान लो अगर किसी को इसको पैसा देना पड़ता है तो ये सिर्फ अकेला नहीं देगा, इसने एक दूसरी कंपनी से भी, इंश्योरेंस से बड़ी कंपनी से मान लो इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये भी इसका हेल्प करेगा अब इस पैसे को देने में। ठीक है, तो यही है री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए LIC इंश्योर्स 1000 करोड़ प्रोजेक्ट एंड शेयर रिस्क विद स्विस री, सो लॉस नॉट फुल। मान लो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका उसने इंश्योरेंस करवाया, तो उसकी वजह से अगर कुछ लॉस होता है उस प्रोजेक्ट में, तो ये सिर्फ अकेला LIC नहीं देगा उसका लॉस, इसमें ये जो भी जिसके साथ उसने री इंश्योरर है, री इंश्योरेंस है, उसका जिससे करवाया वो भी इसमें इसको बियर करेगा। ठीक है, अब थोड़ी इंश्योरेंस की इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि एक तो पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर आप समझ गए होंगे इतनी देर से कि जो भी पॉलिसी लेता है, जो भी इंश्योरेंस करवाता है वो पॉलिसी होल्डर है। लाइफ एश्योर्ड क्या है, पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी। अब लाइफ एश्योर्ड होता है कि पर्सन जिसकी भी लाइफ इंश्योर की गई है पॉलिसी में, वो लाइफ एश्योर्ड हो जाता है। राइडर्स क्या होता है, ये देखो एड ऑन्स होता है, एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपने कोई XYZ इंश्योरेंस लिया, उसके साथ आपने कुछ दूसरा ऐड कर दिए, तो ये राइडर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ पॉलिसी ली थी, उसके साथ आपने डेथ कवरेज और क्रिटिकल इलनेस का, इसका भी कवरेज करवा लिया, साथ में ऐड ऑन कर दिया, तो ये राइडर कहलाएंगे। दूसरा अंडरराइटिंग क्या होता है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होती है जो कौन करता है, इंश्योरर बिफोर पॉलिसीशन। पॉलिसी देने से पहले कुछ असेसमेंट करता है, जैसे कंपनी जो भी पॉलिसी दे रही है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज है। को इंश्योरेंस क्या होता है, को इंश्योरेंस होता है परसेंटेज ऑफ क्लेम्स शेयर्ड बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। को इंश्योरेंस का मतलब होता है कि कुछ, जैसे कि आपने किसी चीज़ का आपने को इंश्योरेंस करवाया है, तो उसमें ये टर्म होगा कि जैसे इसका कुछ डैमेज होता है, तो मान लो 100 रुपये का डैमेज हुआ, आपने 80-20 के रेशो में को इंश्योरेंस करवाया, तो मान लो 80 रुपये कंपनी देगी और 20 रुपये आपको खुद को पे करने पड़ेंगे। ये डिडक्टिबल भी सेम ऐसे ही होता है कि जैसे अमाउंट इंश्योर्ड पेज बिफोर क्लेम किक्स इन। इफ़ डिडक्टिबल 200 एंड क्लेम 1000, इंश्योरर पे। मान लो ये सेम इसके जैसा ही होता है को इंश्योरेंस के जैसे ही, कि मान लो कुछ ही चीज़ में आपका खर्चा आया 1000 रुपये का, अब आपने 200 रुपये पे कर दिए, तो बाकी के जो 800 रुपये हैं वो इसमें कौन पे करेगा, जो इंश्योरेंस आपने जिससे लिया है वो। ये डिडक्टिबल, ये टर्मिनोलॉजी है जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में लिखा जाता है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रिसीव्ड इफ़ पॉलिसी टर्मिनेट बिफोर मैच्योरिटी डेट। मान लो आपने कोई पॉलिसी ली, उसकी मैच्योरिटी डेट 2 साल बाद की है, 2 ईयर्स बाद की है, यहाँ पे वो मैच्योर होना है, लेकिन आप 1 साल बाद ही उसको सरेंडर करवा रहे हो, तो इसमें आपको कुछ पैसा वापस मिल जाएगा। टिपिकली ये जो आपने प्रीमियम दिया है उससे भी कम होता है, क्योंकि कुछ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं कि आप इससे पहले लेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, तो ये जनरली प्रीमियम से भी कम पड़ जाता है, तो सरेंडर करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि पेनल्टी चार्जेस वगैरह का भी इसमें प्रोविज़न होता है। अब रिसेंट रिफॉर्म्स देखते हैं जो 2023 से 25 के। 100% FDI अप्रूवल 2025, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस अप्रूव्ड अंडर ऑटोमेटिक रूट, बूस्टिंग इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जैसे इंडिया की, तो अब इसमें क्या है, पहले क्या था कि 75%, मान लो कोई 100 रुपये का इंश्योरेंस, 100 रुपये तक का इंश्योरेंस की चीज़ एक एज्यूम कर लो समझने के लिए कि 100 रुपये तक का कंपनीज़ है, जो इंडियन कंपनीज़ है या बाहर की कंपनियां मिला के 100 रुपये तक का वो कर सकती है, तो इसमें मैक्सिमम 75%, 75 रुपीज़ तक का मैक्सिमम बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर सकती थी, 25 फिर भी यहाँ कर। अब इसमें क्या कर दिया, 100% कर दिया कि कितना भी हो 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन, बीमा सुगम, बीमा विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च फॉर कॉम्प्रेहेंसिव डिजिटल इंश्योरेंस इकोसिस्टम। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जैसे कि डिजी लॉकर वगैरह हो गए, इन सब में आपकी डिटेल्स वगैरह हो जाएगी। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या होती है? मान लो आप कोई पॉलिसी ले रही हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो आप, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको कुछ बीमारी हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, या आप स्मोकिंग करते हो, कुछ भी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, कोई भी आपको इंश्योरेंस लेने से पहले, तो उसमें क्या उस ऐसा होता है कि आप अगर आपको कोई बीमारी आपने डिस्क्लोज़ की है, तो कुछ वेटिंग पीरियड होता है कि इस मान लो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो 2 साल बाद हम इन बीमारी को भी कवर करेंगे। अगर 2 साल के अंदर आपको इन बीमारियों की वजह से कुछ हो जाता है, तो हम इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे। तो ये इसका वेटिंग पीरियड है। तो ये रिड्यूस कर दिया, 4 साल से 3 साल का कर दिया। अपर जो एज लिमिट है फॉर हेल्थ प्लान, वो भी हटा दिए। पहले अपर एज लिमिट होती थी, जैसे कि मान लो 60 साल से ऊपर का, क्योंकि रिस्क बहुत होता है हेल्थ ख़राब होने का, तो पहले कम बंद था, लेकिन अब इसको भी हटा दिया है। मार्केट ग्रोथ प्रोजेक्शन, JW प्रोजेक्टाइज, ये जो भी है 11.2 लाख करोड़ 2024 में, जो 25 लाख करोड़ 2030 तक हो जाने का ये प्रोजेक्टेड है। 4.2 करंट पेनिट्रेशन। अब 100% इंडिया की बात करें हम, 100% लोगों में से सिर्फ 4.2% लोगों ने ही क्या है, इंश्योरेंस करवा रखे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं या दूसरे इंश्योरेंस वगैरह की बात करें, तो 4.2% लोग ही अवेयर हैं। टारगेट क्या है? 2030 तक इसको 5% करने का है, और 0% GST कर दिया है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर 0% GST हो गया 2025 में। और ये इंश्योरेंस फॉर ऑल 100% तक कवर करने का हमारा विज़न है 2047 तक का, जो IRDA मिलकर इसमें काम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये लेक्चर होता है कंप्लीट। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। एक सिचुएशन दे देगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसमें मान लो वायलेशन हो रहा है किसी चीज़ का, जैसे कि हमने वो एक पढ़ा था लॉस मिनिमाइजेशन, उसमें क्या कहता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि लॉस कम से कम हो। लेकिन वो एक सिचुएशन दे देगा क्वेश्चन में कि ए था, उसने इसको मान लो आग लग रही थी, आग बुझाने की जगह उसने और उसमें तेल डाल दिया, तो इसने कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन किया? लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल का वायलेशन किया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। और इसके साथ अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो स्कीम से आएगा, इंश्योरेंस स्कीम आ जाएगा, जिसमें जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, ESIC एक्ट आपको पूरा एक बार देख लेना है, जो जिसकी प्लेलिस्ट लेबर लॉज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उसमें ESIC एक्ट पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर को ये ख़त्म करते हैं। जो भी आपका एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी था इंश्योरेंस टॉपिक में, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।